ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपके ऑप्शंस है ए किर्गिस्तान, बी उज़्बेकिस्तान, सी ताजिकिस्तान अथवा डी तुर्कमेनिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी किर्गिस्तान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल के दिनों में आतंकवादी संगठन तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता हथियाने के बाद ये देश काफ़ी सुर्खियों में आ गया है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में अवस्थित एक देश है जो विश्व का एक लैंड लॉक्ड देश है। इसके पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत और चीन, उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान और पश्चिम में ईरान हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के बंटवारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। दूसरा, भारत का बंटवारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुताबिक किया गया है। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। बता दें कि भारत का बंटवारा माउंटबेटन योजना के आधार पर बनाए गए कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुताबिक किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। रबडोफिस बिंदी क्या है? आपके ऑप्शन से ए सिरदर्द से छुटकारा दिलाने वाली एक औषधीय बिंदी, बी मछली की एक नई प्रजाति, सी कुत्तों को लगाया जाने वाला कोरोना वैक्सीन अथवा डी हाल ही में खोजी गई सांप की एक नई प्रजाति। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 100 से अधिक वर्षों में असम में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। असम में खोजी गई इस नई प्रजाति के सांप की गर्दन के पिछले हिस्से पर एक अलग बिंदी जैसा निशान है। इसका नाम रखा गया है रबडोफिस बिंदी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। गतिशक्ति अवसंरचना योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस है ए ये एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगी, बी इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में की गई है, सी इसके लिए लगभग 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है, अथवा ऑप्शन डी अभी तक इस तरह की कोई भी योजना भारत में नहीं लाई गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी डी में दिया गया कथन असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गतिशक्ति अवसंरचना योजना की घोषणा की गई। गतिशक्ति हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगी जो देश में समग्र अवसंरचना की नींव रखेगी। 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इस योजना से लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन नामक इसी तरह की एक योजना की घोषणा पहले भी की जा चुकी है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर की जाती है। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर की जाती है। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों कथन असत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
मोक्ष खजूरिया काजमी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को वापस कर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के मार्केटिंग के लिए एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा ऑप्शन डी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सोन चिरैया नामक एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया। इसे शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के मार्केटिंग के लिए लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। अल्ट्रावायलेट किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अल्ट्रावायलेट सी किरणों को कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा, सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट किरणें मौजूद नहीं होती हैं। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन एक सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के हवा से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए संसद भवन में अल्ट्रावायलेट सी का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि सूरज की रोशनी में 3 तरह की अल्ट्रावायलेट किरणें मौजूद होती हैं। पहला अल्ट्रावायलेट ए, दूसरा अल्ट्रावायलेट बी और तीसरा अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट सी में ज़्यादा ऊर्जा होती है। साल 1878 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि इन किरणों को प्रयोगशाला में बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह आज अस्पतालों, हवाई जहाज़ों, दफ्तरों और कारखानों में लगभग रोज़ाना अल्ट्रावायलेट सी किरणों का प्रयोग कीटनाशक के तौर पर होता है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? पहला, इस पहल के जरिए लोग कुछ खास प्लेटफॉर्म अथवा एप्लीकेशन की मदद से ऑनलाइन खरीद बिक्री कर सकेंगे। दूसरा, इससे ई कॉमर्स में एकाधिकार कम होगा। और तीसरा, इसमें एक सिंगल नेटवर्क के निर्माण की मदद से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC पहल की समीक्षा के लिए एक बैठक की गई थी। ONDC का उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स को एक प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से बदलकर एक ओपन नेटवर्क के रूप में बनाना है। इसके जरिए खरीदार और विक्रेता किसी भी प्लेटफॉर्म अथवा एप्लीकेशन की मदद से डिजिटल रूप से दिखाई देने और खुले नेटवर्क के माध्यम से लेन देन कर सकेंगे। यानी जिस तरह से डिजिटल भुगतान डोमेन के लिए UPI है, उसी तरह से भारत में ई कॉमर्स के लिए ONDC होगा। इससे ई कॉमर्स में एकाधिकार कम होगा और एक सिंगल नेटवर्क के निर्माण की मदद से नवाचार और व्यापकता को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जोया अग्रवाल, बी विद्या बालन, सी काजल अग्रवाल अथवा डी स्मृति मंधाना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जोया अग्रवाल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एयर इंडिया की महिला पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के लिए चुना गया है। भारत का मान बढ़ाने वाला ये पद उन्हें संयुक्त राष्ट्र में जेनरेशन इक्विटी के तहत मिला है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। दूसरा, इस बार यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया है। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा साल 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस बार ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया है। इनमें श्रम भूषण, श्रम वीर अथवा श्रम वीरांगना और श्रम श्री अथवा श्रम देवी पुरस्कार शामिल हैं। श्रम भूषण पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जबकि श्रम वीर अथवा श्रम वीरांगना श्रेणी के तहत 60,000 रुपये और श्रम श्री अथवा श्रम देवी के अंतर्गत प्रत्येक को 40,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपको एक बात बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल प्रश्न ज़रूरी नहीं है कि आज ही के करंट अफेयर्स पर आधारित हों। इसमें हम लोग 2-4 दिन पुराने करंट अफेयर्स भी शामिल करते हैं। इसका उद्देश्य इस बात का मूल्यांकन करना है कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसे कितना याद रखते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें यह भी बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।